आज हम जनपदों एवं महाजनपदों का अभ्युदय है राजतंत्र एवं गणराज्य, इसके बारे में समझेंगे। तो महाजनपदों का युग में उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जन या जाति था। जो जाति या वंश जहाँ बसता था उसके नाम पर प्रदेश या प्रांत पड़ जाता था। ऐसे राज्यों को जन अथवा जातीय राज्य कहा जाता था। राज्य की कल्पना ही जाति थी और उत्तर वैदिक काल के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भिन्न भिन्न जातियों के एक प्रदेश में बस जाने के कारण वे जनपद कहलाए। मतलब जातियों के एक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बस जाने के कारण वे क्या कहलाए? जनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था और विस्तार के कारण जनपद ही बाद में महाजनपद कहलाए। क्या कहलाए? महाजनपद। पहले जनपद और फिर इसके बाद बड़े रूप में यानी विस्तार होता गया तो वे महाजनपद कहलाए। 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अंग। यह आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला था। चंपा नदी इस महाजनपद को मगध राज्य से पृथक करती थी। कौन से? चंपा नदी मगध राज्य से इसको पृथक करती थी, अंग राज्य को। चंपा और गंगा के संगम पर इसकी राजधानी बसी हुई थी जिसका नाम चंपा था। यानी राजधानी का नाम भी चंपा था और इस राज्य को चंपा नदी ही 2 भागों में विभाजित कर देती थी। मगध राज्य से इसको पृथक कर देती थी, अंग को। नंबर 2 मगध। मगध का राज्य बिहार में गया और पटना जिले में फैला हुआ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज। और ये राज्य बिहार, मगध का राज्य बिहार में गया पटना जिलों में फैला हुआ था। राजधानी इसकी गिरिब्रज थी। काशी। 16 महाजनपदों में काशी महाजनपद सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। इसका विस्तार 36 मील में था करीब। इसका विस्तार 36 मील में। इसके बाद कौशल। यह राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती था। अयोध्या और साकेत इसकी 2 नगर थे। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजित था और राजा रामचंद्र भी यहीं के शासक हुए और उनके पूर्वज। बज्जी। यह महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। गढ़ राज्यों की संघी राजधानी वैशाली थी। बज्जी में ये राज्य था, गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों में फैला हुआ था और राजधानी जो गढ़ राज्य थे उनकी राजधानी संघी रूप से जो थी वो वैशाली थी। इसके बाद मल्ल। इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है। यह गणराज्य यहाँ गणतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी। गणतंत्रात्मक यानी राजा जनता का शासन। और गणराज्य 2 भागों में बटे हुए थे। एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की राजधानी पावा थी। तो मल्ल इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है, ये हमने देखा। इसके बाद हम देखा चेदी। तो यमुना नदी के पास आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद फैला हुआ था। राजधानी शक्तिपति थी। तो चेदी की राजधानी क्या थी? यमुना नदी के पास आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद फैला हुआ था। इसकी राजधानी शक्तिपति थी। तो हमने देखा बज्जी। यह महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। गढ़ राज्यों की राजधानी जो संघी राजधानी थी वो वैशाली थी। और इसके बाद मल्ल था। यह महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है। यह यहाँ गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और गणराज्य 2 भागों में
बटे हुए थे। एक की राजधानी कुशीनगर और एक की पावा थी। और इसके बाद चेदी, यह यमुना नदी के पास आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद फैला हुआ था। राजधानी थी शक्तिमती। और कुरु, दिल्ली मेरठ के आसपास का ये क्षेत्र में फैला हुआ था कुरु। और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र था वो कुरु महाजनपद का था। इसके बाद नेक्स्ट पांचाल। पांचाल, इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, तो दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपल्ली थी। पांचाल का राज्य चंबल किनारे तक फैला हुआ था। इसका मत्स्य राजस्थान के जयपुर, भरतपुर एवं अलवर जिलों में मत्स्य महाजनपद फैला हुआ था। आधुनिक बैराट इसकी राजधानी थी, जिसे विराट नगर भी कहते हैं, जहाँ पर पांडवों ने शरण ली थी जब वो वनवास की जीवन जी रहे थे। तो यहाँ विराट नगर, राजा विराट के यहाँ उन्होंने शरण ली थी और यहीं पर उन्होंने अपना बहुत सा समय बिताया था। तो मत्स्य जनपद का अपना विशेष महत्व। सूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र में सूरसेन राज्य फैला हुआ था। यह यादवों का राज्य था। सूरसेन यादवों का राज्य। अशमक का दूसरा नाम अस्सक था। यह जनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के क्षेत्र में फैला था। राजधानी का नाम पोतन अथवा पौधन्य था। क्या था? पोतन अथवा पौधन्य था। अवंती, यह महाजनपद वर्तमान मालवा में था। ईस्वी पूर्व चंड प्रधोत यहाँ का शक्तिशाली राजा हुआ है। चंड प्रधोत अवंती राज्य में। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह प्रदेश विद्या एवं कला का केंद्र था। कंबोज, यह महाजनपद गांधार का पड़ोसी देश था। महाजनपद में इसकी राजधानी का नाम रायपुर। महाभारत में, यानी महाभारत में इसकी राजधानी का नाम जो है रायपुर उल्लेख मिलता है। रायपुर का उल्लेख मिलता है कंबोज की। बत्स, यह महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी सीमाएं कौशल राज्य की ओर छूती थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौन सी थी? कौशाम्बी। बत्स की राजधानी कौशाम्बी। यह महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी सीमाएं कौशल राज्य को छूती थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। महाजनपदों की शासन प्रणाली। अब शासन प्रणाली किस प्रकार की थी उसको देखेंगे। राष्ट्रपति, इसका चुनाव होता था। जनता के नाम पर गणराज्य का शासन चलता था, यानी जनता का हस्तक्षेप था शासन में। इसे राजा भी कह दिया जाता था। किसे? राष्ट्रपति को। मतलब था इसका चुनाव जनता के द्वारा और जनता का पूरा अधिकार और एक तरह से गणतंत्रात्मक पद्धति प्रचलित थी। गणतंत्रात्मक। मंत्रिपरिषद गणपति को शासन संचालन में महत्वपूर्ण राय देती थी। मंत्रिपरिषद, शासक वर्ग के लोग ही मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाए जाते थे। यानी जो शासक वर्ग के लोग होते थे उन्हीं को इस मंत्रिपरिषद में जगह दी जाती थी, जिसका उद्देश्य मंत्रिपरिषद का यह होता था कि राजा यानी गणपति को शासन संचालन में सहयोग देना। परिषद गणराज्य की मुख्य संस्था होती थी। परिषद गणराज्य की मुख्य संस्था होती थी। इसे परिषद भी कहते थे। वर्तमान में लोकसभा के यह समान मानी जा सकती है। तो परिषद गणराज्य की मुख्य संस्था, इसे परिषद भी कहते थे। वर्तमान में इसे लोकसभा के समान माना जा सकता है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा जो दो सदन है उसमें लोकसभा के समान परिषद की स्थिति थी। संस्थागार, परिषद की बैठक संस्थागार नामक भवन में होती थी। यह लोकसभा भवन के समान था। ये मतलब जहाँ बैठक होती थी परिषद की, वह जो भवन होता था उसका नाम था संस्थागार। और यह वर्तमान में एक तरह से लोकसभा भवन के समान माना जा सकता है। सेना व पुलिस गणराज्य की रक्षा के लिए
शांति के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना एवं पुलिस का गठन किया गया था, जो महाजनपदों में शांति सुरक्षा बनाए रखती थी। इसके बाद अधिकारी एवं कर्मचारी, संस्थागार में काम करने वाले कर्मचारी आसन प्रज्ञापक कौन थे? संस्थागार में काम करने वाले कर्मचारी आसन प्रज्ञापक, गढ़पूरक, शलाका, ग्राहक आदि होते थे। इसके अतिरिक्त और भी कर्मचारी होते थे जो महाजनपद में कार्यों में अपना सहयोग देते थे। न्याय व्यवस्था, छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा स्थानीय सभाएं करती थी। कौन करती थी? स्थानीय सभाएं। और दंड विधान भी कठोर था और अपराध के हिसाब से सजाएं दी जाती थी। और इसके बाद कर व आय व्यय, आय और व्यय। गणराज्य का शासन चलाने के लिए सारे गढ़ के लोगों को कर देना पड़ता था, क्योंकि राजकाज में बहुत सारा धन की आवश्यकता होती थी। कृषि, व्यवसाय, व्यापार आदि से भी कर लिए जाते थे। तो आय का स्रोत कृषि, व्यवसाय, व्यापार आदि से करों की वसूली, और गणराज्य का शासन संचालन के लिए सारे गणों के लोगों से कर वसूला जाता था। प्रशासकीय इकाइयां, समस्त गणराज्य शासन सुविधा की दृष्टि से प्रांतों, जिलों, तहसीलों और गांवों में विभाजित था। समस्त गणराज्य शासन सुविधा की दृष्टि से प्रांतों, जिलों, तहसीलों और गांवों में विभाजित था। गणराज्यों के पतन, अब इन गणराज्यों का पतन क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, गणराज्यों में आपसी एकता का अभाव। ये बात बिल्कुल सही है कि गणराज्य आपस में मित्र व्यवहार नहीं करते थे, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते रहते थे, जिसके कारण आपसी मतभेदों का लाभ अन्य गणराज्य उठाते थे और इसमें काफ़ी फूट की स्थिति बनी रहती थी, जिसके कारण गणराज्यों के पतन में एक कारण माना जा सकता है। नंबर 2, संस्थागारों के प्रतिनिधि सदस्यों में भी दलबंदी थी। इन दलबंदी, गुटबंदी, संस्थागार में जो सदस्य प्रतिनिधि होते थे उनमें आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद, दलबंदी, गुटबंदियाँ, ये भी गणराज्यों के पतन का कारण मानी जा सकती है, जिसके कारण जो उनके कार्य होते थे उनमें बाधा उत्पन्न होती थी। नंबर 3, गुटबंदी के कारण बहुधा विभिन्न दलों के नेता गणराज्यों के हितों को भूल जाते थे। तो गुटबंदी आपसी ईर्ष्या, द्वेष, कलेश को ध्यान में रखते थे, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते थे कि जो गणराज्यों के हित हैं उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उन पर विचार किया जाए, लेकिन आपसी झगड़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता, जिसके कारण गणराज्य का पतन हुआ। नंबर नेक्स्ट, गणराज्य के कुछ नागरिक साधारण वास्तविक लाभ के लिए राजद्रोह तक कर देते थे। क्या कर देते थे? राजद्रोह, मतलब राज्य के खिलाफ भी काम करने लग जाते थे। ये देखते थे कि राज्य का हित है कि अहित, तो ये भी पतन का कारण था। नेक्स्ट, शत्रुओं से पैसा, धन संपत्ति लेकर गणराज्य को गुप्त भेद देने से भी नहीं हिचकते थे। तो जिससे क्या होता था कि गणराज्य की जो बहुत सी गोपनीय जानकारी होती थी वो गोपनीय नहीं रह पाती थी, जिसके कारण शत्रु को लाभ होता था। शत्रु पड़ोसी राज्य या गणराज्य की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता था, जिससे कि बहुत व्यापक बड़े पैमाने पर जनधन हानि होती थी और ये गणराज्य में पतन का कारण बना। मगध जैसे शक्तिशाली शत्रु देश में उनमें फूट डालने का सदैव प्रयास किया जाना भी गणराज्य में पतन का कारण बना। नेक्स्ट, गणतंत्रात्मक राज्य शीघ्र निर्णय लेने में सफल नहीं हुए। कोई भी समस्या है उस पर डिसीजन लेने में बहुत देरी होती थी। समय पर निर्णय न लेना गणराज्यों के द्वारा भी उनके पतन का कारण माना जा सकता है, और जब वो निर्णय लिया जाता था तब बहुत देरी हो चुकी होती थी। नंबर नेक्स्ट, गोपनीयता बनाए रखना इन गणराज्यों के लिए संभव नहीं हो पाया, जिसका लाभ शत्रुओं को मिला। कौन सी बात किसको बतानी है, गणराज्यों की बातों को किस प्रकार गोपनीय बनाए रखना है, यह वहाँ के जो सदस्यगण होते थे वही इसको बाहर निकाल देते, जिससे कि
बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी राज्य से संबंधित होती थी वो शत्रुओं के हाथ लग जाती थी, जिसके कारण शत्रु राज्यों पर मतलब आक्रमण कर अपना हित पूरा करते थे, जो उनके गणराज्य पतन का कारण माना जा सकता है। कुछ राज्यों के पतन में यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण भी उत्तरदायी था। तो एक ये भी है, यूनानी शासक जो सिकंदर का आक्रमण भी इन गणराज्यों के पतन का कारण माना जा सकता है, क्योंकि यूनानी जो शासक सिकंदर था उसकी जो युद्ध कला कौशल था वो थोड़ा अत्याधुनिक था और उसकी सेना बहुत अधिक प्रशिक्षित थी। उसने बहुत सारे गणराज्यों के कमजोरियों का लाभ भी उठाया, तो ये भी गणराज्य पतन का कारण माना जा सकता है। इसके बाद आता है मेगालिथ। तो मेगालिथ क्या है, मेगालिथ से क्या तात्पर्य है, मेगालिथ किसको कहते हैं? ताम्र और कांस्य काल, ताम्र कांस्य काल और लौह काल के बीच में एक अंतराल आता है। मतलब ताम्र कांस्य काल और लौह काल के बीच में एक अंतराल आता है जिसे मेगालिथ के नाम से जाना जाता है, इसे मेगालिथ कहते हैं। तो आज हमने जनपदों एवं महाजनपदों का अभ्युदय, राजतंत्र एवं गणराज्य के बारे में जाना, महाजनपदों का युग, कैसे महाजनपदों की शुरुआत, 16 महाजनपद कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, भज्य, मध्य, चेद, कुरु, पांचाल, मगध, सुसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज और वत्स। महाजनपदों की शासन प्रणाली में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, परीक्षा, संस्थागत, सेना व पुलिस, अधिकारी कर्मचारी, न्याय व्यवस्था, कर व आयव्यय, प्रशासकीय इकाइयां गणराज्य पतन के कारण हमने देखे। इसके आगे हम आज बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।